गुड मॉर्निंग। ये आपका 10th केमिस्ट्री क्लास नंबर 3 है और यहाँ पर हम लोग देखने वाले हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। क्या पढ़ेंगे? रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। इसके पहले यानी कि क्लास नंबर 1 में हम लोगों ने देखा था रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है, ये सारा चीज देखा गया था। आज हमें देखना है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। अब ध्यान से देखो, पहले आप ये समझो कि आप जो रासायनिक अभिक्रिया पढ़े थे, आपने रासायनिक अभिक्रिया में ये देखा था जब दो या दो से अधिक पदार्थ है ना मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। क्लियर है? यस। जब दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। देखिएगा यहाँ रासायनिक अभिक्रिया में आप यही देखते थे, दो या दो से अधिक पदार्थ है ना, या एक से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। अब भैया देखो ध्यान से, नया पदार्थ बनना मतलब आप अगर इसका निचोड़ निकाला जाए ना तो रासायनिक अभिक्रिया में होता था नया पदार्थ बनना, नया पदार्थ बनता है। यही तो आपने देखा था रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप एक या एक से अधिक पदार्थों को मिलाकर एक नया पदार्थ बनता है, उसके साथ में कुछ और बनेगा। बस इसको हम लोग फोकस में रखकर चल रहे हैं, है ना। मतलब अगर हम एक निचोड़ की बात किया जाए रासायनिक अभिक्रिया तो आप कह रहे हो रासायनिक अभिक्रिया मतलब नया पदार्थ का बनना। ठीक है, हम ये चीज मानते हैं। अब जब नया पदार्थ का बनना होता है तो भैया देखो, आप दिमाग लगाओ, दो पदार्थ को मिलाकर यानी कि दो पदार्थ मिलकर भी तो एक नया पदार्थ बन सकता है ना। या जो है एक पदार्थ टूट फूट कर, समझ रहे हो ना, एक अकेला पदार्थ का जब रासायनिक अभिक्रिया होगा, गर्म होगा, कुछ इसके साथ रासायनिक परिवर्तन होगा, तब इससे तो भैया एक नया पदार्थ या एक से अधिक बन सकता है। मतलब कंडीशन आपने क्या देखा, जब नया पदार्थ बनता है तो नया पदार्थ के बनने में कंडीशन है कंबाइन होकर, दो पदार्थ कंबाइन होकर क्या होंगे, दो पदार्थ कंबाइन होकर बनेंगे ना, कंबाइन होकर बन सकते हैं, कंबाइन होकर दो पदार्थ कंबाइन होकर एक नया पदार्थ बन सकता है ना। दो पदार्थ कंबाइन होकर यहाँ पर एक सिंगल पदार्थ बन सकता है। बस तो कंबाइन से याद आया, पहली अभिक्रिया होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन। पहली अभिक्रिया क्या होगी? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, यानी कि दोनों संयोग कर लेंगे। तो संयोग से क्या याद आया? आप कहोगे संयोजन अभिक्रिया। आप क्या कहोगे इसको हिंदी में? संयोजन अभिक्रिया। तो जो पहली रासायनिक अभिक्रिया होती है वो क्या होती है? संयोजन अभिक्रिया। जिसमें क्या होता है? संयोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो पदार्थ या दो से अधिक पदार्थ मिलकर, अधिक तत्व मिलकर संयोग करके आपस में अभिक्रिया करके, है ना, एकल पदार्थ बनाते हैं। क्या बनाते हैं? एक पदार्थ, एकल पदार्थ बनाते हैं। बस समझ में आया? एकल पदार्थ बनाते हैं तो उसे क्या कहते हैं? अच्छा, एकल पदार्थ के साथ में कुछ यहाँ सह उत्पाद भी बन सकते हैं भाई, उनके साथ कुछ अदर उत्पाद भी तो बन सकते हैं। मतलब एकल उत्पाद बनाते हैं। और क्या चीज? दो पदार्थ मिलकर, है ना, दो तत्व मिलकर या दो से अधिक तत्व या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एकल उत्पाद बनाते हैं। और इसके साथ साथ में सह उत्पाद भी, है ना। लेकिन यहाँ पर एक चीज और है, इसमें एक कंडीशन याद कर लो, यहाँ सह उत्पाद बनता ही नहीं। बस, है ना, जैसे होता है सह उत्पाद तो बनता है, लेकिन यहाँ पर इस अभिक्रिया में सह उत्पाद नहीं बनता है, मतलब बिल्कुल एकल उत्पाद बनता है। आप इस पर फोकस करो, थोड़ा सा मैंने उल्टा बता दिया उसके लिए सॉरी, समझे। बस ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं? संयोजन अभिक्रिया कहते हैं। कैसे? अमोनिया गैस मैंने लिया, NH3 लिया, ये कौन सी गैस है? अमोनिया गैस। पहले क्लास नंबर 2 में मैंने इसीलिए याद करवाया था, अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के साथ में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दे रहा हूँ। अमोनिया गैस में किसको मिला दे रहा हूँ? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दे रहा हूँ, है ना, या हाइड्रोजन क्लोराइड मिला दे रहा हूँ।
क्लियर। अब ये दोनों ही देखो HCl ये भी गैसीय उत्पाद है, गैसीय पदार्थ है, मतलब हाइड्रोजन क्लोराइड गैस होता है ये चीज, है ना। और अम्ल में हाइपोक्लोरिक अम्ल होता है, अरे सॉरी हाँ ठीक है, पेट की गैस, पेट में यही अम्ल पाया जाता है, HCl पाया जाता है। क्लियर है आपका। अच्छा अभी आप सीधा याद रखो, ये हाइड्रोजन क्लोराइड है, ये क्या है, अमोनिया है। अमोनिया क्या है, गैस है। अमोनिया क्या है, गैस है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, ये भी गैस है। तो दोनों पदार्थ मिलकर यहाँ पर एक नया पदार्थ बनाते हैं। और नया पदार्थ बनाते कैसे हैं, देखो ये NH3 है ना, क्लियर है, ये NH3 है। यहाँ प्लस आयन कौन है, आप कहोगे H है। माइनस आयन कौन है, आप कहोगे Cl है ना। तो अगर ये प्लस आयन यहाँ पर चल गया तो क्या बन गया, NH4Cl। या आप ऐसे दिमाग लगाओ और आसान बताता हूँ, एकल पदार्थ बनाना है तो आप करो अगर H को इधर ले आते हैं NH4 हो जाएगा Cl, तो ये एकल पदार्थ हो गया, अमोनिया हो गया, है ना। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया नहीं बल्कि नौसादर का सूत्र है, या जो है अमोनियम क्लोराइड। तो पहली अभिक्रिया बताओ, समझ में आया। अभी आप लिस्ट समझो, बाकी इनके बारे में पूरा डिटेल से लिखवाएंगे, है ना। पहली अभिक्रिया क्या है, आप कहोगे संयोजन अभिक्रिया है। क्या होती है, तो संयोजन अभिक्रिया में दो पदार्थ मिलकर आपस में अभिक्रिया करके एकल पदार्थ बनाते हैं। इसमें कोई सह उत्पाद नहीं बनता है, केवल एकल उत्पाद ही बनता है। समझ में आया। ये तो भैया पहली कंडीशन है आपका। हाँ आप इसके कई सारे आप एग्जाम्पल देख सकते हो, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, है ना। कई सारे एग्जाम्पल का मतलब जैसे आप ले लिए, आप और कोई एग्जाम्पल भी ले लिए, जैसे आपने ले लिया कार्बन मोनोऑक्साइड CO। आपने क्या ले लिया, कार्बन मोनोऑक्साइड CO। अब कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम क्लोरीन गैस मिला दे रहे हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड में अगर हम क्या मिला दे रहे हैं, क्लोरीन गैस मिला दे रहे हैं, तो आप कहोगे एकल उत्पाद बनेगा। तो एकल उत्पाद का मतलब COCl2 बनेगा ना। मैंने पहले से याद करवाया है, COCl2 किसका फॉर्मूला है, तो आप कहोगे कार्बोनिल क्लोराइड का। बस ये आपका बन गया कार्बोनिल क्लोराइड। समझ में आया। यानी कि दूसरी क्लास नंबर 2 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहां आपको मैंने पूरा बता दिया। COCl2 को बोलेंगे क्या, कार्बोनिल क्लोराइड बोलेंगे। CO को क्या बोलेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड। Cl2 क्या होता है, क्लोरीन गैस होती है। अब समझ में आया। हाँ तो ये चीज रीजन है। हाँ आप लिख सकते हैं, इसके नीचे आप लिख सकते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड क्लोरीन गैस मिलकर क्या बना कार्बोनिल क्लोरीन, और कार्बोनिल क्लोराइड बना, कार्बोनिल क्लोराइड बना। अभी मैं जानबूझकर नहीं लिख रहा हूँ, मैं केवल बोल रहा हूँ। क्यों नहीं लिख रहा हूँ, ताकि जब भी आप देखो आप एक बार वो नकल करके ना पढ़ो। मतलब जब आप नोट्स ओपन करो, अगर आप इसका नाम लिखे रहोगे तो तुरंत आप वही पढ़ दोगे। नोट्स नाम नहीं लिखे रहोगे तो आप इसको दिमाग लगोगे, अच्छा कार्बन मोनोऑक्साइड है, आप एक तरह रिवीजन करोगे ना। बाकी ये सब क्या कैसे होता है, इन सबको अलग अलग मैंने क्लास नंबर 2 में तो लिखवा ही दिया, याद भी करवा दिया। अब रिवीजन आप कर लीजिए, ठीक, ये समझ में आया। आप और कई सारा ऐसे आप एग्जाम्पल ले सकते हो, बहुत सारे एग्जाम्पल है। जैसे कार्बन है ना, जब आप कोयला को, ये क्या है भैया, कार्बन है ना। कार्बन का मतलब जैसे आप कागज से बनी हुई चीजों को जला रहे हो, लकड़ी से बनी हुई चीजों को जला रहे हो, कोयले को जला रहे हो, तो जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, कार्बन किसके संपर्क में आता है, ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, तो भैया ऐसे समझो, जब कार्बन या आप कागज जला रहे हो, जब कागज आप जला रहे हो, है ना, जब ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तभी तो जलेगा। ऐसे समझो, कुछ लोग जादू करते है ना, ऐसे माचिस जलाए, मुंह के अंदर रखे, मुंह बंद कर दिया, जैसे आपने मुंह बंद किया तुरंत ऑक्सीजन का कनेक्शन खत्म हो गया, और जैसे ऑक्सीजन का कनेक्शन खत्म हो गया वो चीजें जलना बंद हो जाएंगी। समझे। तो यही चीज, किसी भी चीज के जलने के लिए ऑक्सीजन का जरूरी है। समझे। तो जब कार्बन ऑक्सीजन के संपर्क में आता है तब वो जलता है, क्लियर है, और जलकर वो एक गैस बनाता है, और उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। समझ में आया। बस अब इसको अगर मान लो मैं कह दूं स्टेटमेंट के फॉर्म में बोलो, तो आप बोल सकते हो
जब कार्बन को ऑक्सीजन गैस के संपर्क में जलाया जाता है तो जलकर एक गैस बनता है और उस गैस का नाम होता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है। बताओ समझ में आया? इसी तरह हाइड्रोजन गैस को अगर आप ऑक्सीजन गैस के, है ना, इसका मतलब समझे, जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन में जलाया जाता है, हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन या हाइड्रोजन गैस को जलाया जाता है तो भाई ऑक्सीजन के संपर्क में तो आएगा ना। तो हाइड्रोजन गैस को अगर ऑक्सीजन गैस को ऑक्सीजन में जलाया जाता है तो हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलकर पानी बनाता है, जल बनाता है, यानी कि क्या बनाता है? H2O बनाता है। क्या बनाता है? H2O बनाता है। और ये भी रहता है गैसीय अवस्था में। ये किस में रहता है? गैसीय अवस्था में रहता है, यानी कि भाप के फॉर्म में रहता है, भाप जल वाष्प के फॉर्म में रहता है। नहीं समझे? हाइड्रोजन गैस को, है ना, अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है तो हाइड्रोजन जलकर भाप बनता है ना, और वो भाप किसका रहता है? जल का रहता है ना, यानी कि H2O बनाता है। और यही जल भाप धीरे धीरे क्या किस में आ जाता है? लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। जबकि ये किस फॉर्म में था? गैसीय फॉर्म में था। ये किस फॉर्म में था? गैसीय फॉर्म में था। समझ में आ रहा है ना? ये दोनों गैसीय फॉर्म में था। तो ये इस तरह से, मतलब जब भाप होता है, यही भाप को जब ठंडा कर लिया जाता है तो ये लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। तो जल इस तरीके से बनता है। अच्छा, अब दूसरा क्वेश्चन आया, सर जी यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, तो हमें पूरा करना है। अच्छा यहाँ लगा दे? नहीं, ना, दूसरे घर में नहीं घुसना है, घर के आगे बम फोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं यार। क्या बता दिया मैंने? मजाक कर दिया? नहीं, मजाक नहीं किया, सही बात बता। आप करो ऑक्सीजन 2 है तो क्या मैं ये कर दूं? नहीं भैया, जल का फॉर्मूला H2O है, इसलिए फॉर्मूला मैंने लिखवा दिया, सूत्र फिक्स है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते हो। हाँ, उनके आगे पीछे आप कुछ कर सकते हो। अच्छा, ऑक्सीजन 2 है, अच्छा मतलब 2 पहले तो लगा सकते हो। हाँ भैया, पहले लगा सकते हो, ठीक है, लगा दे। यहाँ पंगा हो गया, क्यों? 2 दूना 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया? 4 हो गया, पूरा करना है, यहाँ लगा दे, बस पूरा तो हो गया। समीकरण हमेशा बैलेंस रहना चाहिए। समझ में आया? तो ये पहली कौन सी अभिक्रिया है? संयोजन अभिक्रिया है। क्लियर है? देखो मेन चीज ये है, मुझे पता है परिभाषा तो आप खुद लिख सकते हो, क्यों लिख नहीं पाओगे? क्या कैसे? संयोजन अभिक्रिया ऐसी रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसमें 2 पदार्थ या 2 से अधिक पदार्थ आपस में रासायनिक अभिक्रिया करके एकल पदार्थ बनाते हैं, लेकिन कोई सह उत्पाद नहीं बनाते हैं। फिर आप एग्जाम्पल दिखा दो, बस। समझ में आया? पहला क्लियर है ये चीज। लेकिन अब क्वेश्चन आता है, क्या जरूरी है कि 2 पदार्थ मिलकर एक ही पदार्थ बनेगा? हो सकता है एक पदार्थ मिलकर 2 बन जाए, मतलब नहीं समझे? हो सकता है एक पदार्थ मिलकर आपका 2 पदार्थ मिल जाए, एक पदार्थ मिलकर इसमें बन जाए 2 पदार्थ। जैसे आपने अमोनियम क्लोराइड बनाया है ना, अमोनियम क्लोराइड आपने बनाया है, अब अमोनियम क्लोराइड नौसादर आ गया, नमक के फॉर्म में है। जब ये नमक के फॉर्म में है तो बताओ क्या ये दोनों गैस के फॉर्म में था, और ये जो नौसादर बना ये किस फॉर्म में आया? आप करो, नमक के फॉर्म में आया, साल्ट के फॉर्म में आया। अब इसको हम गर्म कर दें, नौसादर को गर्म कर देंगे, तो आपको क्या लगता है जब नौसादर को गर्म करोगे तो अमोनिया गैस निकलेगी कि नहीं? अमोनिया गैस की गंध आएगी कि नहीं? है ना? तो मतलब ये भी तो रिवर्स भी तो हो सकता है। तो अब दूसरा क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जहां पर एक पदार्थ, ध्यान से समझो, ऐसी अभिक्रिया या वो रासायनिक अभिक्रिया, है ना, जहां पर कोई पदार्थ जिन पदार्थों से बना होता है उन पदार्थों में ब्रेक हो जाता है, टूट जाता है। नहीं समझे? ऐसी अभिक्रिया, है ना, ऐसा कोई पदार्थ जिसमें जब रासायनिक अभिक्रिया होता है, या ऐसा कोई पदार्थ जिसको बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा, किसके द्वारा भैया? बाह्य कारकों के द्वारा। बाह्य कारकों का मतलब गर्म कर रहे हो तो हो सकता है धूप में रख दिए तो, है ना,
हो सकता है आप मतलब उसको फोड़ रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, मतलब गर्म कर रहे हो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पर। तो ऐसा पदार्थ जिनको बाह्य कारकों के द्वारा उनके उनके विभिन्न प्रकार के अवयवी तत्वों में, उनके विभिन्न प्रकार के अवयवी तत्वों में या जो है यौगिकों में, मतलब उनके घटकों में, आप सीधा कह दो वो जिनसे बने हैं उसमें ब्रेक कर दिया जाता है, जिनसे बने हैं उसमें उनको ब्रेक कर दिया जाता है। तो आप इसमें क्या कह रहे हो, आप करो इसमें संयोजन तो नहीं कर रहे हैं भैया, इसमें तो उल्टा कर रहे हैं, वियोजन कर रहे हैं। तो ऐसे अपक्रिया को क्या बोलेंगे, तो ऐसे अपक्रिया को बोला जाता है वियोजन अपक्रिया। समझ पाए, ऐसी अपक्रिया को क्या बोला जाता है, वियोजन अपक्रिया बोला जाता है। वियोजन में एक तरह से क्या हो रही है, चीजें टूट रही हैं, यहाँ कंपोज हो रहा है, यहाँ डीकंपोज हो रहा है, यहाँ चीजें बन रही हैं, यहाँ बिगड़ रहे हैं, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, डीकंपोजिशन बोल सकते हैं। इसी को आप बोल सकते हो अपघटन अपक्रिया भी बोल सकते हो, क्योंकि अपघटन का मतलब वियोजन होता है। इसको आप क्या बोल सकते हो, अपघटन अपक्रिया भी बोल सकते हैं, अपघटन अपक्रिया भी बोल सकते हैं। इंग्लिश में क्या हो, कंपोज हो रहा है कि डीकंपोज हो रहा है, तो आप क्या बोलोगे, इसको हम डीकंपोजिशन, है ना, डीकंपोजिशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। बोलो समझ में आया, इतना क्लियर हुआ भैया। तो दूसरी अपक्रिया आपने देखा कि जहां पर कोई पदार्थ बाह्य कारकों के प्रभाव के द्वारा या बाह्य कारकों के द्वारा एक पदार्थ, है ना, अपने अवयवी तत्वों या अपने अवयवी देखिए यहाँ पर आपने ये चीज देखा कैसे होता है। अब ऐसे इसको याद रखो, वियोजन अपक्रिया अगर उष्मा के माध्यम से हो रहा है, मतलब कैल्शियम कार्बोनेट को अगर गर्म करेंगे तो वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल जाएगी और उसमें CaO यानी कि चूना बचा रह जाएगा। क्लियर है, तो ऐसी अपक्रिया को कह देंगे उसमें अपघटन, क्योंकि ऐसे वियोजन अपक्रिया किसके माध्यम से हो रही है, उष्मा के माध्यम से हो रही है। अगर वियोजन अपक्रिया आपका सूर्य के प्रकाश, जैसे देखो सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखेंगे तो वो उसमें से क्लोरीन गैस निकल जाएगी और सिल्वर बचा रह जाएगा। तो चूंकि सूर्य के प्रकाश बाह्य कारक, कौन से बाह्य कारक के द्वारा हो रहा है, सूर्य के प्रकाश में रखने से या सूर्य के प्रकाश के माध्यम से ये सिल्वर क्लोराइड अपने अवयवी तत्वों में ब्रेक हो रहा है, तो इसलिए ऐसी अपक्रिया को क्या कहेंगे, प्रकाश अपघटन कहेंगे। मतलब हम आपसे पूछें वियोजन अपक्रिया कितने प्रकार की होती है, तो आप क्या बताओगे भैया, वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है। पहली क्या है, वियोजन अपक्रिया है क्या, तो आप सीधा कहोगे जब किसी एक पदार्थ को, है ना, या जब किसी पदार्थ को बाह्य कारकों के प्रभाव में आने से, जब कोई पदार्थ बाह्य कारकों के प्रभाव में आने से या बाह्य कारकों के द्वारा अपने अवयवी तत्वों, अवयवी यौगिकों या अपने अवयवी घटकों में विभाजित हो जाता है ना, विभाजित हो जाता है, तो ऐसी अपक्रिया को वियोजन अपक्रिया या अपघटन अपक्रिया कहते हैं। इतना समझ पाए। अब जैसे आपने देखा जल H2O, है ना, जल H2O जब इसमें विद्युत प्रवाहित किया जाता है ना, जल में जब विद्युत प्रवाहित किया जाता है तब क्या होता है, इसमें से हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस के रूप में ये, लेकिन अम्लीय जल होना चाहिए। क्लियर है, तो ये चूंकि विद्युत के माध्यम से हुआ तो इसे आपने कहा विद्युत अपघटन। ये चूंकि कैल्शियम कार्बोनेट को, कैल्शियम कार्बोनेट को अगर आप गर्म करोगे तब ये कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती, चूना बचता है, चूंकि उष्मा के माध्यम से हुआ तो इसे उसमें अपघटन यानी कि थर्मल डीकंपोजिशन कहेंगे। इसको इलेक्ट्रोलाइट या इलेक्ट्रोलिसिस, क्लियर है, और इसको क्या कहेंगे, फोटोलिसिस, है ना, चूंकि ये सूर्य के प्रकाश में रखने से सिल्वर क्लोराइड सिल्वर और क्लोरीन गैस में जा रहा है। तो मतलब वियोजन अपक्रिया 3 प्रकार की होती है, विद्युत अपघटन, उसमें अपघटन और प्रकाश अपघटन। समझ में आया, इसको नोट डाउन करिए।